सोचिए, एक दिन की मेहनत, उसकी सही कीमत क्या होनी चाहिए? ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है। ये किसी के सम्मान की, उसकी बुनियादी जरूरतों की गारंटी है। आज हम भारत के उसी कानून की गहराई में उतरेंगे जो ये सब तय करता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। चलिए देखते हैं कि ये कानून पिछले 75 सालों से लाखों मजदूरों के हक की हिफाजत कैसे कर रहा है। तो हम अपनी पड़ताल की शुरुआत इस सवाल से करेंगे कि भाई इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम देखेंगे कि ये किस पर लागू होता है और सबसे जरूरी बात, ये मजदूरी तय कैसे होती है। इसके बाद हम काम के घंटे और ओवरटाइम जैसे नियमों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर कोई नियम तोड़े तो क्या होता है। और आखिर में हम देखेंगे कि ये कानून वक्त के साथ कैसे बदला है। तो इस कानून का असल मकसद क्या है? जरा उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचिए जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि खेतों में काम करने वाले मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर या फिर छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग। ये कानून उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये पक्का करता है कि कोई भी मालिक उन्हें मनमाने ढंग से कम पैसे देकर उनका शोषण ना कर सके। और इसका मतलब सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाना नहीं है। कानून का लक्ष्य ये है कि एक मजदूर अपने परिवार के लिए खाना, कपड़ा और सिर पर एक छत का इंतजाम कर सके। मतलब एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का आधार। और यही इस कानून का असली मिशन है। अच्छा, अब जब हम इसका मकसद समझ गए हैं तो चलिए इसकी बारीकियों में उतरते हैं। ये कानून आखिर लागू किस पर होता है? कर्मचारी कौन है और मजदूरी का असल मतलब क्या होता है? इन शब्दों को समझना बहुत ही जरूरी है। एक दिलचस्प बात यह है कि ये कानून हर किसी पर लागू नहीं होता। सरकार एक खास लिस्ट बनाती है जिसे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जब ये कानून बना था तो इसमें सिर्फ 18 उद्योग थे, जैसे बीड़ी बनाना या कालीन बुनना, जहां शोषण का खतरा सबसे ज्यादा था। लेकिन आज ये लिस्ट बढ़कर सैकड़ों उद्योगों तक फैल गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को सुरक्षा मिल सके। और कर्मचारी की परिभाषा भी देखिए कितनी बड़ी रखी गई है। चाहे कोई फैक्ट्री में काम करे, घर से बैठकर काम करे या फिर उसे हर काम के हिसाब से पैसे मिलते हों, अगर वो उस लिस्ट वाले उद्योग में है तो ये कानून उसकी रक्षा करेगा। मकसद ये है कि कोई भी कानूनी सुरक्षा से बाहर ना रह जाए। अब आते हैं सबसे पेचीदा हिस्से पर, मजदूरी। इसमें आपका बेसिक वेतन और एचआरए जैसे भत्ते तो शामिल हैं, लेकिन असली खेल इस बात में है कि इसमें क्या शामिल नहीं है, क्योंकि ओवरटाइम का पैसा कितना बनेगा वो इसी से तय होता है। तो देखिए, आपका जो मूल वेतन है, महंगाई भत्ता यानी डीए और मकान किराया भत्ता यानी एचआरए, ये सब आपकी मजदूरी का हिस्सा हैं। लेकिन पेंशन में कंपनी का योगदान, आने जाने का भत्ता या किसी खास काम के लिए दिया गया पैसा, वो इसमें नहीं गिना जाता। ये फर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी और ओवरटाइम की गिनती सिर्फ शामिल वाली चीजों पर ही होती है। तो सवाल ये है कि ये जादुई नंबर यानी मिनिमम वेज आता कहाँ से है? सरकार इसे कैसे तय करती है? ये कोई मनमाना फैसला नहीं होता, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। सरकार के पास आप कह सकते हैं 2 रास्ते हैं। या तो वो एक कमेटी बनाती है जिसमें मालिक, मजदूर और सरकार तीनों के लोग होते हैं और मिलकर रेट्स तय करते हैं, या फिर सरकार खुद एक प्रस्ताव बनाकर जनता से राय मांगती है। दोनों ही तरीकों में कोशिश यही रहती है कि फैसला एक तरफा ना हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कानून कहता है कि सरकार को हर 5 साल में कम से कम एक बार इन रेट्स की समीक्षा करनी ही होगी। ऐसा इसलिए ताकि बढ़ती महंगाई के जमाने में मजदूरों की कमाई पीछे न छूट जाए। वैसे कई राज्य तो इससे भी जल्दी समीक्षा करते रहते हैं। तो चलिए, एक छोटा सा सवाल याद है ना, सरकार को न्यूनतम मजदूरी दरों की समीक्षा कितने समय में करनी होती है? जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर। महंगाई से लड़ने के लिए इस कानून में एक और हथियार है, वीडीए यानी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। इसे ऐसे समझिए कि ये आपकी तनख्वाह का एक ऐसा हिस्सा है जो महंगाई के साथ साथ अपने आप बढ़ता रहता है, ताकि आपकी खरीदने की ताकत कम ना हो। अच्छा, मजदूरी की दरें तो तय हो गईं, लेकिन काम के घंटों का क्या, ओवरटाइम का क्या? ये कानून सिर्फ ये नहीं बताता कि कितना पैसा मिलेगा, बल्कि ये भी बताता है कि वो पैसा किन शर्तों पर मिलेगा। ये एक बेहतरीन नियम है। मान लीजिए आप काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके मालिक के पास आपको देने के लिए पूरे दिन का काम नहीं है, तब भी आपको पूरे दिन की न्यूनतम मजदूरी मिलनी ही चाहिए। ये आपकी कमाई को एक तरह की स्थिरता देता है।
और अगर आपसे तय घंटों से ज़्यादा काम लिया जाता है तो उसका हिसाब किताब बिल्कुल साफ है। हर फालतू घंटे के लिए आपको अपनी सामान्य दर से दोगुना पैसा मिलेगा, डबल। ये कोई बोनस नहीं, ये आपके अतिरिक्त समय और मेहनत का हक है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी की 8 घंटे की दिहाड़ी 300 रुपए है, यानी 37 रुपए 50 पैसे प्रति घंटा। अगर वो 4 घंटे ज्यादा काम करती है तो उन 4 घंटों के लिए उसे डबल रेट पर यानी 75 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से 300 रुपए और मिलेंगे। तो उस दिन की कुल कमाई हुई 300 जमा 300 यानी 600 रुपए। तो फिर से एक सवाल, ओवरटाइम के लिए न्यूनतम भुगतान दर क्या है? बिल्कुल सही, 2 गुनी दर। नियम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई मालिक इन्हें माने ही नहीं? तब ये कानून कैसे काम करता है? चलिए देखते हैं। इसे लागू करने के लिए 3 स्तरों पर काम होता है। सरकारी इंस्पेक्टर जांच कर सकते हैं, मालिकों के लिए तनख्वाह और घंटों का रिकॉर्ड रखना जरूरी है, और सबसे अहम बात, अगर आपको कम पैसे मिलते हैं तो आप खुद दावा कर सकते हैं। और हाँ, नियम न मानने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। सोचिए, अगर किसी मजदूर की न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपए हैं, लेकिन उसे सिर्फ 250 रुपए मिलते हैं, तो वो बाकी बचे 100 रुपए हर दिन के हिसाब से कानूनी तौर पर मांग सकता है। ये कानून एक अकेले मजदूर को भी अपने हक के लिए खड़े होने की ताकत देता है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये कानून 1948 में बनकर बस किताबों में नहीं रह गया। ये एक जीता जागता दस्तावेज है जो पिछले 75 सालों में भारत की बदलती अर्थव्यवस्था के साथ साथ खुद भी बदला है। इसका सफर देखिए, 1948 में सिर्फ 18 उद्योगों से शुरुआत हुई। 50 के दशक में महंगाई से लड़ने के लिए वीडीए का कॉन्सेप्ट आया, और तब से लेकर आज तक सैकड़ों नए उद्योगों को इसमें जोड़ा गया है, जिससे ये आज करोड़ों मजदूरों के लिए एक बुनियादी सुरक्षा कवच बन चुका है। और अब ये कानून एक नए चौराहे पर खड़ा है। आज की गिग इकोनॉमी और वर्क फ्रॉम होम की दुनिया में, जहां मालिक और कर्मचारी के रिश्ते बदल रहे हैं, इस 75 साल पुराने कानून को भविष्य के लिए कैसे बदलना होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।